चलिए डिस्कस करते हैं मेमोरी की साइज पर और उसके स्पीड पर। तो सबसे पहली बात मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने दिखाया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक क्रम है, हायरार्की है मेमोरी डिवाइसेस का, जिसमें इस दिशा में स्पीड को दिखाया जा रहा है। यानी कि यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर चलें तो जितनी छोटी मेमोरी हो रही है उतनी ज़्यादा स्पीडी, और इस दिशा में आप देख रहे हैं साइज की। यानी यहाँ से अगर देखें तो इस दिशा में जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे हमें साइज के हिसाब से बढ़ती हुई मेमोरी मिलेगी। यानी इस चार्ट के अनुसार देखें तो सबसे छोटी जो है वो रजिस्टर मेमोरी होती है, और ये जो रजिस्टर मेमोरी है ये एक्चुअली मदरबोर्ड पे होगी, और ये सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होगी, लेकिन इसकी साइज बहुत छोटी होगी। इस क्रम में अगर हम चलें तो कैश मेमोरी आएगी जो थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाएगी लेकिन स्पीड में थोड़ी कम होगी। सिमिलरली मेन मेमोरी और भी साइज बड़ी हो जाएगी, स्पीड में कम होगी। फिर फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये क्रम जो है साइज में बढ़ते हुए क्रम में और ये स्पीड के बढ़ते हुए क्रम में मेमोरी को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर स्टडी करें तो क्या होता है ये रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, इन्हें क्या कहते हैं, इनके विषय में थोड़ा बहुत समझें। तो सबसे पहली बात तो मेमोरी के विषय में आपने स्टडी किया होगा कि हम जब कंप्यूटर का जनरल एक फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं तो एक सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसमें मदरबोर्ड वगैरह लगा रहता है और वो मेमोरी का काम करता है। तो मेमोरी सीपीयू क्या है? जनरली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ध्यान रखिएगा, ये फुल फॉर्म एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से अक्सर पूछा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि इसका कार्य ही मूलभूत अंकगणितीय तर्कों, आगत निर्गत क्रियाओं की गणना करना है। सीपीयू कम से कम एक प्रोसेसर रखती है जो कि वास्तविक चिप होती है, यानी एक प्रकार की चिप है, तथा यही चिप संगणनाओं क्रियाओं को क्रियान्वित करती है और इस तरह से एक्शंस लेती है और एक्सेस करती है और प्रोसेस करती है। इसी में अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी समग्र रूप से हमने सीपीयू कहा, अब सीपीयू के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि मदरबोर्ड में लगा होता है रजिस्टर और रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर एक टर्म पहले क्लियर करते हैं, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, ये मेमोरी एक्चुअली कंप्यूटर के अंतर्गत एक नॉन वॉलेटाइल यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब समझिए कि जो बदल नहीं सकती, जो इसमें एक बार जो डाटा डाल दिया गया वो फिक्स हो गया। जनरली जब कोई कंप्यूटर हम खरीदते हैं तो उस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशंस कमांड होने चाहिए, उस कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए कुछ इंटरनल कमांड पहले से होता है और उसे ही यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी का नाम दिया जा सकता है। या मेमोरी में इस मेमोरी में उपलब्ध सूचनाएं सीधे एक्सेस नहीं हो सकती, यानी कि इन्हें हम खुद चेंज नहीं कर सकते, ये निर्माण के वक्त ही डाल दिया जाता है। यानी अगर सिस्टम निर्माण किया जा रहा है तो उसी समय इसको डाल दिया जाएगा, उसी समय इसको इनपुट कर दिया जाएगा। तो मेमोरी में उपलब्ध सूचनाओं को हम देखें तो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते और उसी समय इसे इनपुट किया जाता है। इस प्रकार की मेमोरी जो है सूचनाओं को स्थायी रूप से निर्माण के दौरान भंडारित कर दी जाती है, जैसे BIOS। BIOS क्या है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, जो मदरबोर्ड के निर्माण के दौरान स्थापित कर दिया जाता है। तो जब मदरबोर्ड बनाया जाता है तो उसी समय इसको लगा दिया जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा। मदरबोर्ड के निर्माण के समय इसे लगा दिया जाता है, जिसमें कहा जाए सूचनाएं स्टार्ट करने में मदद करते हैं, सिस्टम को चालू करने में, जिसे हम बूट स्ट्रैप कहते हैं। बूट स्ट्रैपिंग यानी सिस्टम को चालू करने में इसका प्रयोग होता है। रॉम चिप्स मात्र कंप्यूटर में ही प्रयोग नहीं होते बल्कि ये विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव इत्यादि में भी लगाए जाते हैं। अब एक वॉशिंग मशीन आप मार्केट से घर पे लाते हैं और उसमें सारी चीज़ें फंक्शन होती हैं। आप उसको स्टार्ट करते हो, बटन दबाते हो, प्रोग्राम होता है, सेलेक्ट करते हो किस लेवल का पानी चाहिए, कितना हीट है और कितने लेवल का मात्रा में कपड़े हैं इत्यादि। आप सेलेक्ट करने के बाद आप कमांड देते हो, तो ये सारे कमांड जो आप दे रहे हो ऑलरेडी सिस्टम में उसकी मेमोरी में पहले से फिक्स कर दिया गया। अब इस हिसाब से ये एक पहले से कमांडेड प्रोग्राम है जो किसी चिप के माध्यम से इनेबल्ड कर दिया गया और उसके अकॉर्डिंग वॉशिंग मशीन काम कर रहा है। तो जैसे वॉशिंग मशीन है, हमारा छोटा सा सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन है,
या माइक्रोवेव, छोटे छोटे हार्ड डिवाइस, हर एक में एक छोटी सी मेमोरी लगा दी गई जिसमें पहले से कमांड डाल दिया गया और वो कैसे काम करेगी ये बता दिया गया। इसे ही रीड ओनली मेमोरी कहते हैं और ये मदरबोर्ड में स्थापित कर दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि रजिस्टर मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी क्या है, फ्लैश मेमोरी क्या है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से समझिए, मैं एक डायग्राम यहाँ पे छोटा सा ड्राफ्ट करते चल रहा हूँ। एक पॉइंट ये मान लीजिए कि ये हमारा एक फिगर है जो हमने सीपीयू के लिए निर्मित कर दिया। अब इसी में हमने मदरबोर्ड लगा दिया और इस मदरबोर्ड के चारों ओर कुछ रजिस्टर्स इनपुट कर दिए गए। अब ये रजिस्टर्स से कनेक्टेड है कैश मेमोरी और कैश मेमोरी से कनेक्टेड है यहाँ पर आप देखते चलिएगा ये कैश मेमोरी, यहाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसके बाद हार्ड डिस्क कह सकते हैं, इसे फ्लैश डिस्क भी कहा जा सकता है। फ्लैश डिस्क और हार्ड डिस्क कोई भी हो सकता है, फिलहाल अभी हम हार्ड डिस्क नाम रखते हैं, हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक मेमोरी का क्रम सजा दिया है। हार्ड डिस्क में सेकेंडरी डाटा स्टोर कर दिया गया है और यह हार्ड डिस्क से डाटा निकल करके रैम में जाएगा और रैम से डाटा निकल के कैश मेमोरी में पहुंचेगा और कैश से फिर रजिस्टर मेमोरी में पहुंचेगा। यहाँ पे एक क्रम हो रहा है। जैसे ही हमने सिस्टम को ऑन किया तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है रॉम लगा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी, जो सिस्टम को कमांड कर देगा ऑन होने के लिए चालू कर देगा। नाउ अब हमने कमांड किया कि हार्ड डिस्क में कोई फाइल रखी है उसे लेकर के आप आइए मॉनिटर पे डिस्प्ले करें। तो सीपीयू में कमांड गया कि हार्ड डिस्क से फाइल लाना है। हार्ड डिस्क से कोई फाइल अगर डायरेक्टली सीपीयू में आएगी तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। एक मान लीजिए कि 60 सेकंड लग रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट लग जाएगा। फाइल आ रही है धीमे धीमे, तो फिर हमने उस फाइल को क्लोज कर दिया। देन हमने फिर उस फाइल को ओपन किया थोड़ी देर बाद, तो पता चलेगा फिर 60 सेकंड लग जाएगा। इस तरीके से हम जितनी बार फाइल खोलेंगे हमें 60 सेकंड का वक्त लगेगा, तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। अब बेहतर है कि हम कुछ ऐसे मेमोरी फिट करें जिसमें ये एक्सेस डायरेक्ट हो जाए। तो हमने एक रैम फिट कर दिया। अब ये रैम में क्या है कि हमने जैसे ही कोई चीज़ हार्ड डिस्क से मंगाई खोली, वो कुछ देर खुलेगा, उसके बाद जब हमने उसको बंद कर दिया तो वो रैम में कहीं ना कहीं सेव कर लिया गया। अब जैसे ही हम दोबारा उसी फाइल को खोलेंगे तो वो पहले कैश मेमोरी में देखेगा, पहले रजिस्टर में देखेगा, फिर कैश मेमोरी में देखेगा, फिर रैम में चेक करेगा। उसी हिसाब से अगर इन तीनों में नहीं हुआ तो हार्ड डिस्क में जाएगा। तो अगर एक बार कोई चीज़ फाइल खोल दी गई है तो वो फाइल कई बार चेक होने के बाद वापस अगर हार्ड डिस्क अगर इन सब फाइल्स में नहीं मिली तो वापस हार्ड डिस्क में जाएगा। और इस तरीके से क्या है, फाइल अगर पहले खोली जा चुकी है तो वो रजिस्टर या कैश या रैम मेमोरी में कहीं ना कहीं टेम्परेरी सेव हो चुका है। जब तक सिस्टम नहीं होगा तब तक वो उसमें सेव रहेगा और इसकी वजह से हमारा समय बचेगा और हम ईजिली उस फाइल को एक्सेस कर सकेंगे। यहाँ पर हमने रजिस्टर मेमोरी की बात पहले करते हैं। रजिस्टर मेमोरी क्या है, ये भी एक मेमोरी है जो कंप्यूटर का सबसे छोटा भाग मेमोरी का कहा जा सकता है। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू में रजिस्टर के रूप में स्थित होती है। रजिस्टर कुछ इस प्रकार समझिएगा, जैसे हमने एक रजिस्टर लिया और उसमें कुछ डाटा लिख दिया। अब हमको जब भी कोई चीज़ देखना हुआ सीधा रजिस्टर उठाया, पास में पड़ा है हमने देख लिया। तो रजिस्टर एक प्रकार से पास में पड़ा हुआ है जिसमें हमने कोई डाटा लिखा हुआ है, तो फट से हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से एक रजिस्टर साधारण हम इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से सीपीयू में एक रजिस्टर मेमोरी होती है जो साधारण रूप से डाटा को अपने पास सेव कर लेता है जब कोई डाटा खोला जाता है। तो रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तीव्र मेमोरी मानी जाती है। रजिस्टर मेमोरी का जो साइज होता है वो 16, 32 या 64 बिट होता है, क्योंकि साइज में छोटी होगी तभी मदरबोर्ड के बहुत करीब लगी होगी और इसमें थोड़े थोड़े मैटर या डाटा सेव हो चुके होंगे तो आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले डाटा, निर्देश और मेमोरी के पते को अपने अंदर अस्थायी रूप से स्टोर कर लेती है। यानी अब यहाँ पर देखें तो ये अपने अंदर अस्थायी टेम्परेरी रूप से सेव कर लेती है। जो चीज़ बार बार इस्तेमाल हो रही है तो फिर उसमें बार बार हार्ड डिस्क में नहीं जाना होगा। अब 1 सेकंड के अंतर्गत या 1 नैनो सेकंड के अंतर्गत तुरंत ही खोल देगी तो बड़ी तीव्र गति से बड़ी जल्दी खुल जाएगा। परिणाम स्वरूप हमारा समय बचेगा और समय बचने के साथ साथ हमारे लिए लाभदायक हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर रैम की बात हुई, रजिस्टर मेमोरी की, सॉरी यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी की बात हुई। अब रजिस्टर मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एक होती है मेमोरी बफर रजिस्टर। तो जिसमें डाटा सेव होता है उसे हम बफर रजिस्टर कहते हैं, और जिसमें लोकेशन सेव हो जाता है, लोकेशन यानी वो लोकेशन सेव कर लेगा कि कैश या रैम मेमोरी में किस जगह पर है, तो वो लोकेशन सेव करने के पॉइंट ऑफ से जल्दी एक्सेस कर देगा, हमें जल्दी फाइल खोल देगा नेक्स्ट टाइम जब हमें फाइल खोलना होगा। और अगर डाटा है और डाटा सेल्फ सेव कर लिया है तो वो डाटा मेमोरी कहा जाएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर कहा जाएगा। तो इस प्रकार से रजिस्टर मेमोरी के भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक हो गया बफर और एक हो गया डाटा। नाउ इसके बाद कैश मेमोरी की बात करते हैं। तो एक प्रकार से ये भी मेमोरी बीच की अवस्था है जो रैम और रजिस्टर के बीच में लगाई जाती है, ये और फास्ट करने के लिए, ताकि और प्रोसेस फास्ट हो सके। जनरली रैम में सारी चीजें एक्सेस नहीं हो सकती, तो कुछ चीजें जो रैम से हैं और जो रजिस्टर में नहीं है वो कैश में रुक जाएंगी, और कैश में बड़ी इजीली हम उसको कवर कर लेंगे। एक प्रकार की मेमोरी है जो कि आकार में बहुत छोटी होती है लेकिन कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी से तेज काम करती है। सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है, और यह मेमोरी उन प्रोग्राम और निर्देशों को सुरक्षित रखती है जिनका उपयोग यूजर्स द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है, यानी बार बार जिन्हें हम इस्तेमाल करने के पॉइंट ऑफ से प्रयोग करते हैं। तो प्रोसेसर कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है, अगर वो फाइल में उसे नहीं मिलती तो वो उसके बाद रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी में जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ से देखें तो जैसे ही हमने सीपीयू को प्रोसेस किया वो रजिस्टर में चेक करेगा, रजिस्टर में अगर वो डाटा है, जितनी क्लोजेस्ट डाटा होगी, जितने हाल ही में खोला गया वो रजिस्टर में होगा, और जो रजिस्टर की थोड़ा समय पहले खोला गया है यानी कि हाल से तो थोड़ा और पहले खोला गया है, वो रजिस्टर से निकल के कैश में चली आई है, अब वो कैश में सर्च करेगा, और थोड़ा सा डिले हो गया है तो वो कैश से निकल के रैम में चली गई होगी, और इस प्रकार से जितनी चीजें खोली गई है वो इन्हीं तीनों में पड़ी होंगी। जब तक सिस्टम बंद नहीं होगा वो इनमें भरी जाएगी, भरती जाएगी। अब ये ज्यादा हो जाएगा तो फिर सिस्टम स्लो हो जाएगा, यानी ये पर समझने की बात है कि जब ज्यादा फाइल्स खुल जाती हैं और फिर अगर हमें कोई फाइल खोलना है तो फिर वो टाइम टेकन हो जाता है, खुलने में समय लगता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज है, ये धीरे धीरे इसी में सेव हो जाएगा, और ये हमारे लिए बड़ी इजीएस्ट है क्योंकि हार्ड डिस्क में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर है तुरंत एक्सेस हो जाएगा, फटाफट एक्सेस कर लिया जाएगा। और इस प्रकार से कैश मेमोरी रजिस्टर मेमोरी के बाद और रैम से पहले की एक बीच की अवस्था है जो आसानी से प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं रैम की। रैम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली यानी यादृच्छिक रूप से एक्सेस करने यानी ढूंढने वाली मेमोरी। अब डाटा हार्ड डिस्क और रैम, यहाँ पे एक चीज को समझ लीजिए, हार्ड डिस्क को हम सैम कह सकते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे देखिए तो ये प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, और ये सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी दोनों हो सकती है, लेकिन ये जनरली सेकेंडरी मेमोरी कहा जाएगा क्योंकि हम इसे बाहर से प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का अंतर समझिएगा। सीक्वेंशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हार्ड डिस्क की संरचना कुछ यूं है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा बोर्ड से, फिर से एक बार मिटाकर समझिएगा, हार्ड डिस्क थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। हार्ड डिस्क की संरचना कुछ यूं है कि हार्ड डिस्क में इस प्रकार से ट्रैक्स बने हुए हैं, यानी रास्ते बने हुए हैं, और इन ट्रैक्स का एक सेक्टर, ठीक है, तो अगर दिख रहा हो तो समझते चलिएगा, ये सेक्टर है और ये ट्रैक है। तो कोई चीज जब यहाँ हार्ड डिस्क में ढूंढने के लिए मंगाया जाएगा तो वो सभी ट्रैक्स में घूमेगा, और ट्रैक्स में घूमते घूमते सर्च करेगा, और फिर सेक्टर्स में प्रवेश करके उस ट्रैक सेक्टर में जा करके उसको कवर करेगा। तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। सीक्वेंशली यानी जैसे एक चक्रव्यूह है ना, अब उस चक्रव्यूह को भेद किया जाएगा, सारे स्टेप्स को तोड़ते तोड़ते तब सेंटर में उसे कहीं लोकेशन में, जिस लोकेशन में वहां जाएगा और वहां से पिकअप करेगा। ये नहीं कि जाए और झट से उठा ले। एक एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ से मुझे कोई किताब लेनी है, ऑफिस तक मुझे जाना है, तो मैं क्लासरूम से चल करके ऑफिस तक जाऊँगा, ऑफिस को खोलूँगा, ऑफिस को खोलने के बाद अलमीरा को खोलूँगा, अलमीरा को खोलने के बाद मैं उसमें एक जगह पे लोकेशन पे जाकर फिर उस किताब को लेकर जाऊँगा। इसमें वक्त लगेगा। अगर किताब यूँ सामने कहीं हो तो फट्टे से उठा लूँगा। तो कुछ ऐसी स्थिति रैंडम एक्सेस मेमोरी की होती है।
अब एक बार जब इसमें से कोई फाइल यहाँ आ चुकी है तो वो फाइल कहीं पर भी है, यहाँ है, यहाँ है, जैसे ही सिस्टम को जरूरत है तुरंत वो उठा लिया जाएगा और किसी भी लोकेशन से कहीं पर भी पिकअप किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये रैंडमली एक्सेस है और ये सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी है। रैंडमली एक्सेस और सीक्वेंशली एक्सेस, अब समझे? तो यहाँ पर हार्ड डिस्क एक तरीके से सीक्वेंस है, एक तरीका है सीक्वेंस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, और रैंडम क्या है, यादृच्छिक रूप से हम कटे से गए और हमने इसको पिकअप कर लिया, उठा लिया। ये दो मेमोरी का एक प्रकार से अंतर। अब ना रैम की बात और डिटेल में कर लिया जाए तो रैम, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर में आंकड़ों को सुरक्षित रखने का स्थान है जो कि सामान्यतः कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होता है। यह मेमोरी आभासी होती है, आभासी यानी वर्चुअल होती है, जितना होता है उससे ज्यादा नजर आता है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब भी समझिए कि जितना है नहीं उससे ज्यादा दिखाई देना। जनरली होता यह है कि जब कोई चीज ओपन होता है तो उसका एक पार्ट ही हमारे सामने, एक फिगर खुल रहा है या एक सेक्शन खुल रहा है, बाकी पार्ट जो है वो बाद में खुलेगा। तो स्क्रीन पे जितना पार्ट आ रहा है बस उतनी मेमोरी यूज हो रही है। अब मान लीजिए हमने 16 GB का कोई फाइल खोल रहे हैं और हमारे पास 4 GB रैम है, तो वो 16 GB की फाइल हमें लगेगी खुल रही है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक समय में, एक पल्स ऑफ टाइम में स्क्रीन पर इतनी ही मेमोरी इस्तेमाल हो रही है जितनी हम देख रहे हैं, जितनी स्क्रीन में सामने, और फिर उसके बाद वो फिर बफर में चला जाएगा और फिर नया मेमोरी आएगा, तो नया पोर्शन खुलेगा, तो उतने ही इस्तेमाल हो रहा है और लग रहा है कि हम 16 GB की मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए इसे आभासी मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें सुरक्षित डाटा, आंकड़े वो खत्म हो जाएंगे, परंतु परिचालन के दौरान पहले फाइल्स हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर होती है, फिर रैम में होने की वजह से आसानी से वो फाइल्स खुल जाती हैं, जबकि पहली बार खुलने में कुछ वक्त लगता है। मुख्यतः रैम दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ से फाइल ट्रांसफर होगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ा दिया जाएगा, फिर अगर हमने उसी फाइल को मानना तो वो कैश या रैम में चेक करेगा और फिर रैम में नहीं है तब हार्ड डिस्क में जाएगा, लेकिन अगर पहले से खुल चुकी तो रैम में मिलेगा ही मिलेगा, फिर फटक से खुल लिया जाएगा। अब इसमें दो प्रकार के हार्ड डिस्क रैम होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पहला है गतिशील रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरा है स्टैटिक रैंडम मेमोरी। स्टैटिक यानी स्थैतिक। अब जो गतिशील रैंडम एक्सेस मेमोरी है जनरली पीसीज में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमें स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसमें हम रजिस्टर और कैश मेमोरी को बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये वो रैम के बाद। अब बात करते हैं कैश मेमोरी। कैश जनरली बीच की इस अवस्था जो रैम और कैश की तो बात हो गई है। कैश मैंने आपको बताया कि जनरली रैम और रजिस्टर के बीच की अवस्था है, जिसमें कुछ जो रजिस्टर में नहीं सेव हो सकती वो कैश में पहुंच जाती हैं, और अगर वो और देर तक इस्तेमाल में है तो ठीक है, नहीं वो रैम में चली जाती हैं। तो ये मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, जिसे मेन मेमोरी कहा जाए। मेन मेमोरी तो रैम हो गया। फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे। फ्लैश मेमोरी यानी फ्लैश नाम से क्लियर होता है बड़ी तेज रूप से जो एक्सेस हो सके। तो देखिए आज की डेट में अब हार्ड डिस्क की एक स्थान पर अब नया दृष्टिकोण से नई चीजें जो डेवलप हो रही हैं, जिसको हम SSD कहते हैं, SSD यानी सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव, SSD। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव। अब यहाँ संरचना में अंतर है, बनावट में अंतर है। हार्ड डिस्क से जनरली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फीचर से बने हुए हैं, जबकि जो सॉलिड स्टेट डिस्क है ये सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं। अब सेमीकंडक्टर से बने होने की वजह से ये भी एक प्रकार से एक्सेस में तेज हो जाते हैं। जहां पर हमने सीक्वेंसली एक्सेस करना है, यहाँ पर हम फास्ट एक्सेस कर लेंगे। अब फास्ट एक्सेस होने की वजह से क्या है, हार्ड डिस्क से अगर फाइल सीपीयू में जा रही है तो टाइम टेकन ज्यादा हो जा रहा है। रैम की बात अलग है, रैम में खुली हुई फाइल मिलेगी, लेकिन अगर हमको कोई नई फाइल खोलनी है तो हार्ड डिस्क से खोलेंगे तो वो टाइम लेगा ज्यादा। तो आज का जो नया सिस्टम आ रहा है वो हार्ड डिस्क की जगह पे आप SSDs लगा रहे हैं। ये क्या है, इनसे फायदा क्या है, फास्ट और प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि हमारा टाइम सेव हो, और हमारा टाइम सेव होने के लिए हम SSD का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर SSD क्या है, फास्ट को प्रोसेस करेगा, काफी तेज गति से प्रोसेस करेगा, जल्दी प्रोसेस करेगा और इजिली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क
इसकी जगह अब सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें फास्ट प्रोसेस हो। इसकी जो मूल तत्व है वो है रैंडम एक्सेस। तो एक प्रकार से रैम का ही विस्तृत स्वरूप हो जा रहा है, जिसमें रैम में तो टेम्पररी फाइल है लेकिन ये परमानेंट फाइल है। इसमें जो चीज सेव है वो सब सेव रहेगी, जैसे हार्ड डिस्क में होता है। इसीलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है। जहाँ एक हार्ड डिस्क की कॉस्ट 2 से 3,000 1 TB का हो जाता है, वहीं इसकी कॉस्ट जो है वो 20 से 25,000 तक जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, कॉस्टली हो जा रही है, लेकिन कॉस्टली है लेकिन प्रोसेस स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आज इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसका विकास कब हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो ये फ्लैश मेमोरी जो है वो जनरली एक नॉन वोलेटाइल माध्यम है, जिसे इलेक्ट्रॉनिकली मिटाया और संयोजित जा सकता है। 1980 के दशक में टोशिबा ने EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के रूप में फ्लैश मेमोरी का विकास किया और 1984 में इसे मार्केट में उतारा गया। ठीक है, फ्लैश मेमोरी और फिर हार्ड डिस्क में मैंने भी थोड़ी चर्चा की है। ये एक सेकेंडरी डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जनरली स्पष्ट रूप से यूँ कहा जाए तो या डेटा स्टोर करने का एक स्थान है, या मानव मस्तिष्क के समान होता है, जहां अतीत और वर्तमान घटनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। यह मैग्नेटिक मटेरियल्स से बना होता है, जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग तकनीक का पालन करके डेटा को संग्रहित करता है। सबसे पहला हार्ड डिस्क IBM द्वारा विकसित किया गया था, जिसकी कैपेसिटी मात्र 5 MB थी, जिसकी वेट 250 किलो था। तो आप समझ सकते हैं आज जो हार्ड डिस्क का प्रयोग कर रहे हैं, अगर मैं अपना हार्ड डिस्क दिखाऊं तो ये हार्ड डिस्क 2 TB का है। तो अगर मैं हार्ड डिस्क की बात कर रहा था, तो हार्ड डिस्क को अगर मैं दिखाऊं तो ये हार्ड डिस्क 2 TB का है, जिसका वेट मुश्किल से 20 या 25 ग्राम 30 ग्राम। और जब पहला हार्ड डिस्क विकसित हुआ तो उसका वेट 250 किलो था, लेकिन उसकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी थी, मात्र 5 MB 5 MB की चीज़। अब सोचिए डेवलपमेंट के हिसाब से कितना बदलाव होता था। इसमें भी 2 प्रकार के हार्ड डिस्क होते हैं, पाटा और साटा, 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की। अभी आपने देखा मैग्नेटिक टेप्स क्या है। एक्चुअली एकदम सिंपली कहा जाए तो ये रिकॉर्डिंग के पर्पस के लिए जो पूर्व में कभी इस्तेमाल किए जाते थे, पतले प्लास्टिक थिन फिल्म हुआ करता था, फिर मैग्नेटिक कोटिंग चढ़ा रहता था। 1928 में जर्मनी में इसका विकास हुआ था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कैसेट रिकॉर्डर्स आप देख सकते हैं, उसमें लगे होते हैं या VCRs में लगे होते हैं। तो जनरली ये ज़्यादा कैपेसिटी युक्त होते हैं। तो ये आपको मैंने अभी बताया कि रजिस्टर, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स कैसे कैसे डेवलप हुए, किस किस तरीके से इनका विकास किया जाता रहा। ठीक है, तो फिर आगे मिलेंगे और भी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।